स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? अडानी वाला जो इशू था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब लाइमलाइट से दूर जाता हुआ दिख रहा था कि हमारे पास एक नया इशू आ गया, वो है एसवीबी बैंक, यानी सिलिकॉन वैली बैंक। तो ये जो इशू है, अब ये हम समझने की कोशिश ही कर रहे थे, तब तक और एक बैंक सिग्नेचर बैंक ये भी यहाँ पे मतलब उस पे भी सिमिलर काइंड ऑफ एक्शंस रेगुलेटर की तरफ से लिए गए हैं। ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है? एंड इसका जो इम्पैक्ट है ये ओवरऑल मार्केट पे कैसा होगा, इसी के बारे में आज थोड़ा सा हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। पहली बात तो वी आर लिविंग इन अ कपल्ड वर्ल्ड, एंड अ वर्ल्ड इज वेरी मच कपल्ड जब प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अभी मतलब पहला प्रॉब्लम जो हमने देखा था वो कोविड का था। उसके बाद कहीं ना कहीं उससे हम बाहर आए, तब तक ये यूक्रेन रशिया वॉर का एक सिचुएशन डेवलप हो गया। उसके बाद ऑयल क्राइसिस, यानी कि ऑयल प्राइसेस बढ़ने वाला क्राइसिस हो गया। उसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट था वो इन्फ्लेशन के तौर पे था। 40 साल में ऐसे इन्फ्लेशन कभी देखे नहीं गए थे। वो इन्फ्लेशन सब हमने देखने शुरू कर दिया। अब उन इन्फ्लेशन को कंट्रोल में अगर लाना है तो सेंट्रल बैंकर्स को रेट हाइक्स करने पड़े, और वो रेट हाइक्स बहुत ही सीवियर रेट हाइक्स थे। 40 साल में एक बार अगर 40 साल में पहली बार अगर इन्फ्लेशन इतनी हाई लेवल पे जाता है तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स भी तो उसी तरीके से होंगे। एम आई राइट? फिर वो 0% टू 5% तक ऑलमोस्ट अब फेडरल रिजर्व ने अपने पॉलिसी रेट्स ऊपर लाए हैं। ऑब्वियसली उसके जो कुछ कैस्केडिंग इम्पैक्ट्स थे तो वहां पे वो अब सामने आ रहे हैं। अब वो कैस्केडिंग इम्पैक्ट क्या थे कि भाई बैंकिंग, ये जो इंडस्ट्री है उसको बैंकिंग की तरह चलाया जाए तो अच्छा है। बैंकिंग इस इंडस्ट्री को अगर आप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की तरह अगर चलाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैंक्स पैसे कैसे रेज करता है? बैंक्स पैसे रेज करता है डिपॉजिटर्स से लेके। अगर डिपॉजिटर्स से हमने पैसे लिए हुए हैं तो वो एक टिपिकल बैंकिंग सिस्टम क्या बोलता है कि भाई आपने एक जगह से पैसे लिए, एक जगह आपको लोन देने हैं। वो जो चीज है, मतलब वो एसेट्स, वो कोर बैंकिंग एसेट्स कहलाए जाते हैं। अगर वो छोड़ दिया आपने और आप मार्केट में जाके बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर रहे हो, प्रेडिक्टिंग दैट कि भाई वी आर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, तो फिर वहां अगर गलतियां हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है सिलिकॉन वैली बैंक। उनका एसेट की बुक में इन्वेस्टमेंट एसेट्स ज्यादा थे रादर देन लेंडिंग एसेट्स। और वही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। भाई आपको बॉन्ड्स में डालना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है, वो एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आपने करना चाहिए। आप ये क्या कर रहे हो कि 50-50 60-60% उसमें से जो पैसा है वो आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, और उस पर ज्यादा इंटरेस्ट लाके यू आर मैनेजिंग योर एसेट्स और योर बैंक। तो ये बैलेंस शीट कंप्लीटली गलत तरीके से मैनेज होते हुई दिख रही है। एसेट लायबिलिटी मिसमैच जो होता है, आपने पैसा रेज किया था शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स में और आप लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में जाके इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। अब लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के ही इंटरेस्ट रेट्स अगर 0% से 5% तक ऊपर चले जाते हैं तो ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा कैस्केडिंग इम्पैक्ट उस कंपनी पे होगा। बिकॉज एनएवीज क्या होते हैं? डेट फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। जब वाईटीएम्स बढ़ जाते हैं, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एनएवीज नीचे आते हैं। तो वही सिमिलर सिचुएशन इनके साथ हुई है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट में इनकी इन्वेस्टमेंट बुक्स में काफी फॉल हो गया। अब पैसा इनके पास किसका होता था? पैसा इनके पास होता था स्टार्टअप्स का, न्यू एज टेक बिजनेसेस का। अब ऐसा तो है नहीं कि ये न्यू एज टेक बिजनेसेस आर क्वाइट कैश रिच। इनके पास पैसे कहां से आते हैं? वेंचर कैपिटल वगैरह इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, और ये आगे जाके प्रॉफिटेबल होंगे ऐसा माना जाता है। तो अब वहां पे जब ये पैसा इन स्टार्टअप्स को लगने वाला था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब उन्होंने विड्रॉल करने शुरू किए, भाई इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की वजह से इन्वेस्टमेंट में लॉसेस दिख रहे थे। और अब आप बैंक हो, अगर डिपॉजिटर ने पैसा मांगा तो आपको देना होगा। तो आपने अगर पैसा नहीं दिया तो कैसे चलेगा? तो भाई अब पैसा तो देना है, तो फिर कैसे करें? तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, भले ही वो लॉसेस में है, दे हैड टू सेल देम आउट। तो वो सेलिंग शुरू हो गई और उसका इंपैक्ट हो गया। बैंकिंग कहीं नजर आ रहा है आपको? ये नाम के लिए बैंक था और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म की तरह ये चल रहा था। ऑब्जेक्टिव जो है वो डिपॉजिटर का अलग था
और बैंक का ऑब्जेक्टिव पैसा कलेक्ट करने का अलग था। सो डिमांड सप्लाई कंप्लीट मिसमैच है ये। तो यहाँ बैंक के लिए सिस्टमिक रिस्क जो है वो तो कहीं लग नहीं रही, क्योंकि बैंकिंग की तरह चल ही नहीं रही थी ये चीज है। अगर बैंकिंग की तरह चलती है चीज तो हम समझ सकते थे। अब बहुत सारे लोग लेमन क्राइसिस को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। भाई वो कंप्लीटली अलग था, ये कंप्लीटली अलग है। वहां तो मतलब सब प्राइम क्राइसिस जो जिस तरीके से वो चेन्स बनाई गई थी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में, दैट वाज द रियल प्रॉब्लम बिहाइंड दैट। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा एसवीबी, ये जो सिलिकॉन वैली बैंक है, उसके जो यूके के ऑपरेशन है उसको बाय किया है एचएसबीसी ने। कितने पैसे दिए उसके लिए? 1 पाउंड। यस, 1 पाउंड, मतलब 100 रुपए में वो खरीदे हैं वो बिजनेसेस। ऑब्वियसली अब जो रिस्क है उन्होंने बाय कर लिए, उनको बहुत जो कोई कस्टमर्स वगैरह मिले, आई थिंक दे विल टेक केयर ऑफ द डिपॉजिट पार्ट एंड ऑल दोस थिंग्स नाउ। सो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो ये कैस्केडिंग इंपैक्ट हुआ है बहुत। अब इसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे सामने आ सकते हैं, या इस डेफिनेटली आ सकते हैं। सो अब वहां पे ये जो सपोर्ट देना है फेडरल रिजर्व को, ये अलग सपोर्ट है कंपेयर टू 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस वाला सपोर्ट। तो ये समझना भी जरूरी होगा। बट ऑब्वियसली इट कैन डैम्पन द सेंटिमेंट। सो अगर सेंटिमेंट डैम्पन हो जाता है तो जीडीपी वगैरह में थोड़ा सा कंजम्पशन, रेसेशन की बातें और ज्यादा बढ़ सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाता है तो जो एग्रेशन फेडरल रिजर्व लेने वाला था वो शायद नहीं लेगा। बट अभी भी मार्केट्स आर प्रेडिक्टिंग दैट फेडरल रिजर्व विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट बाय 0.50%। मतलब 50 बेसिस पॉइंट से वो बढ़ाएंगे, ऐसा अभी भी कंसेंसस बना हुआ है। तो वो भी एक प्रेशर है। प्लस एसवीबी का जो कपल्ड इंपैक्ट है वो भी मार्केट्स पे यहाँ पे हमारे सामने आता हुआ दिख रहा है। प्लस जो वेदर कंडीशंस की बातें हो रही है, मॉनसून स्पेसिफिकली कैन गेट इम्पैक्टेड इन इंडिया। ये एल नीनो वाला जो साल है वो ऐसा ये साल हो सकता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर कुड बी रेन डेफिसिट। सो ऑब्वियसली लुकिंग, मतलब एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है हमारी, रूरल इकोनॉमी पे भी, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, तो ऑब्वियसली इट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। तो वो भी प्रेशर अभी मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है। और यहाँ अगर आप यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड की बात करते हो, सो दैट यील्ड इज करेंटली ट्रेडिंग एट 3.55%। अब इसका मतलब क्या है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास वर्सेस डेट एज एन एसेट क्लास, तो वहां पे इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो एग्रेसिवली डेट एसेट क्लास में या फिर सेफर एसेट क्लास में पार्क होता हुआ दिख रहा है। सो उसमें यूएस ट्रेजरीज, यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये पहले प्रेफर की जाती है। सो जो यील्ड ऑलमोस्ट 4% पे थी 10 ईयर जिसे यील्ड, आफ्टर दिस एसवीबी क्राइसिस दैट यील्ड इज नाउ एट 3.55%. So it means demand for US government securities is on a higher side. और अगर डिमांड हायर साइड में है तो एनएवी बढ़ जाएगी। एनएवी बढ़ने का मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट कम होना। एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग विथ इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 10 ईयर जीसेक इन यूएस या फिर अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑल्सो। सो वो डेट एसेट क्लास की डिमांड बढ़ रही है बिकॉज मार्केट में बहुत सारी फियर मॉन्गरिंग है। तो भाई हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमने क्या करना चाहिए यहाँ पे? मतलब एग्जैक्टली क्या हमने टाइम करना चाहिए या फिर निकाल देना चाहिए पैसा? सो ये सारी चीजें बहुत बार हुई है हमारी लाइफ में, रिटेल इन्वेस्टर की लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई है। आई पर्सनली विटनेस 2004 to 8 बुल मार्केट, 2008 to 9 जो एक बहुत बड़ा क्रैश था, फिर वो रिवाइवल था 2010 तक, फिर 2010 से लेके 2013 तक एक स्लगिशनेस भी हमने देखा था, फिर 2013 के बाद एक थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी आया, फिर वापस 2017-18 का थोड़ा खराब साल रहे या स्लगिशनेस रहे। 2020 में हमने कोविड क्राइसिस भी देख लिया, उसके बाद भी हमने रिवाइवल देख लिया। तो इससे हमें क्या एक इंफॉर्मेशन या फिर एक मैसेज क्या मिलता है मार्केट से कि भाई ये टाइम वाइम करने के चक्कर में नहीं जाना है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स चालू रखो, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स को चूज करना है और उनमें कंटिन्यूटी हमें रखनी है। डू नॉट ट्राई टू टाइम द मार्केट। टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन टाइमिंग द मार्केट। और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? या अब मेरे और आपके जैसे
जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करने वाले तुच्छ प्राणी लोग हैं, उनके हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम कोई भगवान नहीं है, ना मास्टर्स है, ना ट्रेडिंग मास्टर्स है, या हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूल्स पता है। जो ये सेबी डेटा देता है ना, 90% रिटेल ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, या फिर मिस्टर नितिन कामत जी ने जो डेटा दिया था, 96% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली अर्निंग लेस देन 6%। तो हम उनके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे। जो वो टॉप 4%, टॉप 10% के बारे में तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पे मेजोरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली मार्केट में या तो पैसा लूज कर रहे हैं या तो लेस देन 6% रिटर्न कमा रहे हैं। तो वो कैटेगरी को हमें मेजोरिटी मतलब रिटर्न कमाने वालों में लाना है। फिर हम अगर बेंचमार्क्स को भी लॉन्ग टर्म में बीट करके चल दिया तो भी हमारे लिए मोर देन इनफ है। सो 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ उसके पीछे का लॉजिक, जीडीपी ग्रोथ एंड रिटेल इन्फ्लेशन, इन दोनों नंबर्स को अगर मिक्स करते हैं तो वो लॉजिक लगा के हम इक्विटी से रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। तो यही फिलॉसफी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करते रहना है। मार्केट्स कैन बी लिटिल ट्रिकी ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। तो इसमें एक बोरिंग प्रोसेस को फॉलो करते रहना है हमें, और कुछ चेंज नहीं करना है। सो आशा करता हूं कि आप उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। एंड दिल्ली वालों, दिल्ली आ रहे हैं हम 25 मार्च 2023 को। तो इफ यू वांट टू बुक अ सीट फॉर दैट सेशन, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, तो जरूर अपनी सीट बुक कीजिएगा। एंड आज भी मार्केट लाल रंग से रंगा हुआ है। सो अगर आपको मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करने हैं, ये अगर सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। कौन से स्टॉक में कितना परसेंटेज, कौन से म्यूचुअल फंड्स में कितना परसेंटेज, ऐसे मॉडल पोर्टफोलियोज वहाँ पे डेवलप किए हुए हैं। तो उसका लाभ उठाइए। रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए, 50% का डिस्काउंट, यानी कि मात्र 5,000 रुपये में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज, 12 मॉडल पोर्टफोलियोज सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यू कैन चूज एंड इवन इन्वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो आशा करता हूँ कि आप जरूर हमारी वेबसाइट investandnet.in को विजिट करोगे और रेड ये प्रोमो कोड यूज करके 50% का डिस्काउंट्स लोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।